लोकसभा चुनाव का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, सियासी सरगर्मी का पारा भी चढ़ रहा है। गांधी परिवार के गढ़ में अमित शाह ने हुंकार भरी तो रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को घेरते हुए उनके सामने 5 बड़े सवाल खड़े किए और इस पर उनसे रायबरेली की जनता को जवाब देने के लिए कहा। जिसके बाद रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने अमित शाह के सवालों के जवाब देते हुए रायबरेली के विकास कार्यों को बंद करने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर वो सवाल क्या हैं और हमारे खास मेहमान कौन हैं जिनसे इन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों पर बहस हो रही है। तो डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए 5 सवाल, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से 5 सवाल हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर क्या फंस गई है कांग्रेस, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि बार बार इसे चुनावी मैदान में उठाया जा रहा है। मुद्दों से कौन भटका रहा है, यह भी सवाल खड़ा है क्योंकि दोनों गठबंधन एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के मुद्दे सांप्रदायिक हैं क्या, यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बार बार यह आरोप के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर बहस करेंगे और कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन ये आपको बताएं उससे पहले जरा ये हमारी रिपोर्ट देख लीजिए। अगर आप नेताओं को आगे नहीं लेंगे तो कोई नहीं। पिछले कुछ दिनों से यूपी की 2 वीआईपी सीट अमेठी और रायबरेली काफी चर्चा में है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में एक जनसभा की। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को घेरते हुए उनके सामने 5 सवाल रखे और इस पर उनसे रायबरेली की जनता को जवाब देने को कहा। परिवार यहाँ एक बाड़ लगा कर बैठा है, विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है। इसके साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी सांसद निधि का ज्यादातर पैसा खास वोट बैंक पर खर्च किया गया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। वहीं अमित शाह के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने जोरदार पलटवार किया और रायबरेली में कांग्रेस के किए कामों की पूरी फेहरिस्त गिना दी। मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनकी मां सोनिया गांधी 2 दशक तक सांसद रही हैं। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा और अमेठी के बाद रायबरेली में राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी लगातार हमलावर है और इसलिए बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर ऐसे हमले बोल रही है। तो चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर बहस हो रही है, सियासत का पारा किन मुद्दों को लेकर चढ़ रहा है, तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब दिखाते हैं कि कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे आपको तारुफ करा दूं, डॉक्टर जफर इस्लाम है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। साथ ही घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही धीरेन्द्र कुमार हैं, प्रवक्ता एलजेपी आर के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के ऊपर। और जिस बड़े मुद्दे के साथ आज हम बहस कर रहे हैं कि आज लोकसभा चुनाव 2024 के 4थे चरण का मतदान हो रहा है। सियासत के इस महासमर के अंदर मुद्दे कई बार बदलते रहे हैं। मुद्दों को खड़ा करने की जो कवायद और कोशिश है वो दोनों खेमों से चल रही है। लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। इस पूरे मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई एक सेंट्रल मुद्दा बीजेपी खड़ा नहीं कर पा रही है। आंकड़े और दावे भले ही किए कहे जा रहे हो कि 400 पार का आंकड़ा जा रहा है, लेकिन कोई एक मुद्दा नहीं है जिसे सेंट्रल मुद्दा कहा जा सके इस चुनाव का। ऐसा क्यों? देखिए, हमारा मुद्दा जो है वो सबका साथ, देश का विकास, देश को मजबूत करना। देश की परिस्थितियाँ जो है वो पहले से बहुत बेहतर है, देशवासियों को मजबूत करना। हमारे जो पूरे 5-10 हल्के से सरकार रही है, 10 सालों में जो हमने एक कमज़ोर देश को, एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था को, एक कमज़ोर देशवासियों की थॉट्स को, उस सब को हमने मजबूत बनाया है। आज देश की अर्थव्यवस्था देखिए, आज सबसे दुनिया का चरमराती इकॉनमी जो है, तो बेस्ट इकॉनमी दुनिया की है। आज आप देखिए कि दुनिया में भारत का वर्चस्व है, भारत का बोलबाला है, भारत के डंके पूरे दुनिया में बज रहे हैं। भारत एक मजबूत देश के साथ की तरह उभर के आया है और साथ साथ
देशवासियों के लिए, जनता के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए पूरी फहरिस्त गिना दी आपने काम डॉक्टर कर जफर रहे हैं, चाहे इस्लाम। दीपक महिलाएं झा, हों, चाहे देखिए जफर इस्लाम कितनी लंबी और फहरिस्त इसके गिना साथ रहे हैं साथ देश के विकास की। पूरी यात्रा में 2014 से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया, फिर आप ये सांप्रदायिकता के आरोप क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास यही एक मंत्र है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। प्रणाम मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है कि ये फहरिस्त गिनाते हैं, कहते हैं ना माला जपनाते, माला जपते हैं और कुछ नहीं करते। आप ये देखिए ना, डंका बज रहा है, इन्होंने कहा डंका बज रहा, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जैसा रेपिस्ट देश दुनिया के किस कोने में छिपा है भारत सरकार को नहीं पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा रेपिस्ट जिसके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, वो भाजपा का संरक्षण है। तो मोदी के जो सुरक्षा कवच है ना, वो प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे हैं। तो देश को मोदी की गारंटी है। दीपक झा, कांग्रेस के साथ जब जेडीएस थी तब प्रज्वल रेवन्ना क्या उसका हिस्सा नहीं थे? जब थे तब आरोप तय नहीं हो पाए थे, तब एसीडी कांड नहीं पता चल पाया था। जब चला तब हमारे मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा कि इस व्यक्ति का, इस आरोपी का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जिसका फायदा उठा के वो भाग गया। लेकिन मोदी जी और गृह मंत्री जी सोते रह गए। बात अब आप मुद्दों की कर लीजिए। इस देश में सिर्फ एक मुद्दा है। दीपक जी, आपको अच्छे से पता है ना कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किन धाराओं के तहत और कब रद्द होता है? नहीं तो मुझे दोहराना पड़ेगा दर्शकों के सामने। जी नहीं, आप दर्शकों के लिए अगर बताना चाहें बता दीजिए। बात तर्क का और कुतर्क का नहीं। चलिए, आपने कहा तो मैं बता दूं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होता है कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द तब होता है, पासपोर्ट एक्ट के तहत, जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। खैर, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं वही कह रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर लाने में भाजपा को बहुत टाइम नहीं लगता है। सरकार जाती कोर्ट में, सरेंडर करवा देती। भाजपा की सहयोगी थे, भागने नहीं देते। अब भागने तो नहीं देते, मोदी जी कहते तू रुक जा बेटा, यही पे हम तेरा इलाज कर देंगे, देश की जनता को जवाब देंगे। तो मोदी ने भगा दिया। चोर माल्या भाग गया, चोर जफर इस्लाम, आपने सुन लिया दीपक जी क्या कह रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि कर्नाटक में लोकल सरकार इनकी है, स्थानीय सरकार उसका कानून व्यवस्था उसका मुद्दा है। वो कहते हैं कि बीजेपी को करना चाहिए था क्योंकि एयरपोर्ट उसके पास में आते हैं, एयरपोर्ट से जब रेवन्ना जा रहा था। एयरपोर्ट प्रणव मेरे भाई, एयरपोर्ट की अरे भाई जरा बता दीजिएगा। जी जफर, ये जो बात कह रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं ना, तो पैनल पे बैठे उनके ही साथी लोग मानेंगे, ना देश की जनता मानेगी। इन्होंने बहुत प्लानिंग करके उसको बाहर निकाला है और हमने तो बिल्कुल साफ कहा है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पार्टी में कोई रियायत नहीं। ऐसे बीच में मत बोलिए भाई, आपको थोड़ा बोलने का मौका मिला था, बोल दिया आपने, अभी हमको बोल रहे हैं। चुप रहिए। प्रणव जी क्यों कर रहे हैं? आपका मौका आएगा तो प्रणव जी को बोल दीजिएगा। अभी तो अपनी बात सुन लीजिए ना। मोदी ने तो पॉकेट मार लिया। मोदी जी ने महंगाई के नाम पे, मोदी महंगाई का मान नहीं बोलते। अरे मणिपुर के औरतों की इज्जत के नाम पे नहीं बोलते। प्रवक्ता बाकी हैं, आप अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी कुछ समय तो छोड़िए। इस तरह से चर्चा होगी ना तो मैं बोलने नहीं दूंगा। फिर अगर ऐसे ही चर्चा करना है तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। आपके बोलने के समय में चुप रहा। आपको इतना मर्यादा नहीं, बोलने का ही पर्व होता है, बोल के जनता तक बात पहुंचाई जाती है। हकीकत यह है कि आपकी ऐसी हालत हो रही है, देश की जनता ने इसी तरह नकारा है, इसलिए कि नकारे में पार्टी है और देश की जनता ने बार बार इसलिए नकारा है कि आपकी करतूत ऐसे है। आपने जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने पार्टी भी नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए चिंता की है। और हम परिवार की चिंता नहीं करते, हम समाज की चिंता करते हैं, समाज के लिए समर्पित होकर समाज के लिए काम करते हैं। और इसलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप जफर इस्लाम, दीपक झा, आप दोनों बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक दूसरे के साथ कई बार कई चैनल्स पर कई स्क्रीन के ऊपर साझा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे वक्त देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का रुख करने के साथ साथ आपके ही दोनों के सहयोगी हैं। सबसे पहले घनश्याम जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है, ये 2017 में भी हुआ था, 2 लड़कों के उस कैंपेन के साथ में। किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि वो जो फॉर्मूला पिछली बार नहीं चला था वो इस बार चल जाएगा? क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहती है कि ये पिक्चर तो पहले फ्लॉप हो चुकी है। नमस्कार, प्रणाम आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। अब तो चुनाव आज है, लोग वोट डाल रहे हैं, दावा करने का समय चला गया। मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि षड्यंत्र करने का भी समय चला गया। उनका भंडा फूट गया कि वो बैक डोर से मोदी जी का मुखौटा पहन के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं को निपटाकर, योगी आदित्यनाथ को निपटाकर और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर।
विपक्ष के नेताओं ने उनका भंडाफोड़ दिया, जनता ने उनका भंडाफोड़ दिया, और सबसे बड़ा भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर आप इतने बड़े देश के चुनाव, जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं, उस चुनाव को आप समेट देंगे बकवास करने में कि हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, मटन, जी ये आपका आकलन और आरोप है ना? नहीं, अब ये प्रधानमंत्री की भाषण है, मेरा आकलन और आरोप नहीं है। मंगलसूत्र, मटन, मछली, तुम्हारी भैंस वो ले जाएगा, ये प्रधानमंत्री के भाषण है। ये अमित शाह जी का भाषण है, जैसा उन्होंने दिखाया कि कौन माइनॉरिटी पे कितना स्पेंड करता है। जिस सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य लूट लिया हो, किसानों के ऊपर हवाई ड्रोन से फायरिंग कराई हो, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना सुरक्षा कवच बनाया हो, वो सरकार जनता में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये तो सिर्फ इन्हें कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दे दिया कि कह दिया कि अब की बार 400 पार। सड़क पर जाके देखिए कि इनके 400 वोट किसी बूथ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न इनके पास युवाओं को देने के लिए कुछ है, न किसानों को देने के लिए कुछ है, न देश की बेटियों को देने के लिए कुछ है, न देश के आम लोगों को जो जिनका संविधान में भरोसा है। ये तो बार बार घनश्याम तिवारी, चलिए आप ये कह रहे हैं कि उनको 400 वोट नहीं मिल रहे हैं, आप 400 पार जा रहे हैं। मैंने कहा किसी बूथ पर 400 वोट नहीं मिल रहे हैं। हम नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रहा है, देश के युवाओं को रोजगार दिलाने जा रहा है, बेटियों का सम्मान जिन दानवों ने लूटा है, जो भारतीय। चलिए, मैंने आप सबसे प्रारंभिक टिप्पणी ली, इसलिए मैं धीरेन्द्र कुमार का भी रुख कर लेता हूं, एक इनिशियल कमेंट उनका भी लेते हैं। धीरेन्द्र कुमार, ये गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई भी है, और इस समय इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन। आप सत्ता में, सत्ता बचाने के लिए जो तमाम चीजें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपने सुना घनश्याम तिवारी तो कह रहे हैं कि सरकार जा रही है आपकी और उनकी सरकार आ रही है। सबसे पहले प्रणय जी, आज जो भी मतदाता भाग ले रहे हैं, मैं उन लोगों को शुभकामना देता हूं इस लोकतंत्र के महापर्व पर। और ये लड़ाई जो है ना, ये मोदी जी की गारंटी बनाम देश को, देशवासियों को खतरे की घंटी के बीच है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार के पटना में उन्होंने जो भारी रोड शो में उमड़े जनसैलाब को आपने देखा होगा। आज भी वो हमारे हाजीपुर में जनसभा कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए अन्य सीटों पर। तो एक जो स्वस्फूर्त लहर जो है देश में, वो देखने को मिल रहा है, और लोगों को प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे बड़ा भरोसा हो गया है। चाहे वो ओबीसी का मामला हो, SC/ST का मामला हो, या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो। अभी ये लोग बहुत आरोप लगा रहे थे रेवन्ना के लिए, तो कर्नाटका में सरकार इनकी थी, तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी। इतना दावा मैं कर रहा हूं, और बड़े ठोस। आप अलग दावा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता अलग दावा कर रहे हैं, आप सभी खास मेहमान बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इस समय दर्शकों को यह भी बता दें कि रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 5 सवाल किए हैं। वहीं इन 5 सवालों के जवाब में प्रियंका गांधी ने भी गृहमंत्री अमित शाह से सवालों के न केवल जवाब दिए हैं, बल्कि कई सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि रायबरेली के कई विकास कार्यों को बीजेपी ने बंद किया है। यह आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है। सुनवाते हैं आपको दोनों ने क्या कुछ कहा। परिवार यहां एक बाड़ लगाकर बैठा है, विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? तो चलिए, विकास के काम किसने बंद किए, किसने शुरू किए? लेकिन दीपक झा, इससे सवाल खड़े होते हैं कि रायबरेली और अमेठी वो सीटें हैं जो कि देश में कई प्रधानमंत्रियों का जो निर्वाचन स्थान है वो रहा है, और साथ ही गांधी नेहरू परिवार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीट रही हैं, लंबे समय तक राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रही हैं। फिर इसे तो देश का, दुनिया का सबसे अहम शहर होना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाया? देखिए, अगर इस शहर के इतिहास को देखेंगे अमेठी को, लेकिन जिस स्तर से कांग्रेस परिवार ने, गांधी परिवार ने इसका विकास किया है, आप रायबरेली को देखिए। लखनऊ विकसित हुआ, लेकिन
लखनऊ को टक्कर देता हुआ शहर, वहां की आबादी, वहां का रेलवे स्टेशन, उस हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ है बिल्कुल टक्कर दे रहा है। कोई भौगोलिक और आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर शहर थे, यूपी के अन्य शहरों से अगर आप इनका मुकाबला करेंगे तो जिस स्तर पे वहां पे गांधी परिवार ने इनको विकसित करने का काम किया है, उसका मुकाबला आप किस तरीके से करेंगे? आप इसको मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको लंदन से कंपेयर नहीं कर सकते, आप अन्य शहरों से कंपेयर करेंगे जो आसपास के लखनऊ से कर ले, मिर्जापुर हुआ, लखनऊ कानपुर से कर ले, करिए, लखनऊ बिल्कुल करिए, लखनऊ और कानपुर से कंपेयर करिए तो उसके मुकाबले कहाँ खड़ा होता है। आप एक स्टडी करिए, एक रिसर्च करिए कि एम्स है क्या वहां पे लखनऊ में, एम्स है क्या कानपुर में। घनश्याम तिवारी, आप इस बात से सहमत हैं कि कानपुर, कन्नौज इन तमाम शहरों से ज्यादा बेहतर है रायबरेली और अमेठी? दो बातें हैं। देखिए, पहली बात, आपने अमित शाह जी की रैली का जिक्र किया। अमित शाह जी की रैली में एक पत्रकार मॉलिटिक्स के राघव द्विवेदी जो कि सच दिखा रहे थे किस तरीके से पैसे लेकर के लोग वहां भाषण सुनने के लिए आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। जहां पर देश का गृह घनश्याम तिवारी जी, मेरा सवाल कुछ और था। नहीं, मैं उसी, आपने क्योंकि रैली से शुरू किया, मैंने पहले रैली की बात की, जिस रैली में अमित शाह जी ने सवाल पूछा। रायबरेली और अमेठी के विकास के सवालों पर बात कर रहा हूं, और रही बात 20 तारीख को वहां भी वोट होना है। रही बात की रायबरेली क्या लखनऊ से बेहतर है या कानपुर से बेहतर है, हम वो उस चुनाव को लड़ रहे हैं जहां 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देश में एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। धोखे पे धोखा भारतीय जनता पार्टी की जन्मपत्री बन गई है। तो इसलिए रायबरेली बेहतर है या ये तो वहां के लोग अभी वोट डालने पता देखिए, आपने और दीपक झा ने मिलकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। जफर इस्लाम, बहुत सारे सवाल आपने सुन लिए होंगे और इनके जवाब भी आपके पास तैयारी होंगे, दीजिए जरा। देखिए, ऐसा है कि इनसे पूछिए 70 साल में इन्होंने क्या काम किया है, देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया था। आज ये सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है। हकीकत तो यह है कि इनको छोड़िए बाकी लोगों के, बाकी शहर से तो ये बहुत ही नीचे कुआं में है जो इन्होंने काम किया वहां, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनको जरा सा कंपेयर अमेठी से कर लीजिए। दोनों ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल जहां विकास छूकर ही जफर साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी फहरिस्त गिनाई, उन्होंने कहा कि ये काम हमने शुरू किए थे और बीजेपी इस सरकार ने बंद कर दिए। इसका क्या जवाब? देखिए, मैंने कोई ऐसा झूठ फैला रहे हैं ना, उनको जब उनका भेंडा फूट गया तो ये झूठ फैला रहे हैं। हकीकत है जो कुछ विकास हुआ है अमेठी में पिछले 5 साल में हुआ, बहुत सारे विकास के काम किए हैं स्मृति ईरानी जी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि जो 5 साल में हमने काम किया और जो 70 साल में उन्होंने किया है उसका पूरा जवाब ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ये वो सरकार है जो परिवार के लिए जीते, लोग इसके परिवार के लिए जीते हैं, ये जनता के लिए थोड़ी जीते हैं। अरे जनता के लिए जीते तो जनता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। आज भी आप जिनसे पूछिए उनको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लिए मर मिटेंगे। अरे भाई दीपक झा, आप इस बात के ऊपर कटाक्ष के हंसी क्यों हंस रहे हैं? जज्बा नहीं, अब मरने मिटने का देखिए मर मिटने का जज्बा सिर्फ इनको, सबसे बड़ी बात है भाजपा प्रवक्ताओं के पास एक जुमला होता है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। अरे भैया, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं, 5 साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रह चुके हैं, तो 15 साल आप मानते नहीं कि आपके प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अटल? ये कहाँ से लाते हैं आप अपनी इतनी ज्ञान की बातें? देश को आजाद हुए कितने साल हुआ आप बता दीजिए, और उसमें से 15 साल माइनस करिए और अन्य दलों की सरकारों को माइनस करिए। तो ऐसा शोभा नहीं देता देश को बरगलाने का, चैनल पे खुलेआम झूठ बोलने का। दूसरी बात मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी इतने ज्ञानी महापुरुष हैं, तो पिछले 25 साल के अंदर तो आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की राज्य में सरकार रही, आपकी केंद्र में सरकार रही, फिर क्यों नहीं हुआ? तो भाई साहब, विकास यूपी का आप देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में सारी योजनाओं को ठप करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। सारी गतिशील स्कूलों का हाल देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज का हाल देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? काला धन लाएंगे, लेकिन अभी क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने? काला धन तो आया, क्या बोलते हैं कि अडानी के घर और अंबानी के घर से निकल के जाता है कांग्रेस के दफ्तर। तो नरेंद्र मोदी जी को पता है कि काला धन जो है वो अडानी और अंबानी के घर पता है, लेकिन ईडी और सीबीआई छोटे छोटे नेताओं के यहाँ भेजते हैं जो 5 करोड़ 10 करोड़ जहां से निकलता है। अरे भेजिए ना, 10-20 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा मोदी जी, और देश को 15-15 लाख रुपए बांट दीजिए। तो काला धन आप बता रहे हैं, राज्यों की कैपिटल नहीं होती, जिलों की कैपिटल नरेंद्र मोदी जी बताते हैं। कि नवीन पटनायक जी, जरा आप बताइए कि
जिलों की कैपिटल का नाम बताइए। मैं मोदी जी से कहता हूं कि मोदी जी आप सारे जिलों का चलिए, इस बड़ी बहस पर हम लगातार बने हुए हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर बहस करेंगे कि आखिर क्या वो मुद्दे चल रहे हैं, जनता तक, जनता की नब्ज को छूने में कोई कोशिश जो है वो की भी जा रही है या केवल दावे किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। जी न्यूज़।